congratulations to the university celebrating the 75th platinum year. So I'm thinking that this university is not far behind Bharat. Last year, Bharat celebrated its independence, 75 years, and the college is celebrating this year. So many, many congratulations to the professor and the college and all the students and everyone here. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं ज़्यादा समय न लूँगा क्योंकि ये राम का देश है, यह कृष्ण का देश है, ये स्वामी विवेकानंद का देश है। आदरणीय अटल जी जब जिस समय उनको अपना बहुमत सिद्ध करना था, उन्होंने एक राम का आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया था संसद भवन में। चूँकि छात्र संसद यहाँ पर उपस्थित है, 2 दिन में एक ऐसा नवनीत निकल के आएगा आपके मंथन से। जो वाद विवाद आप करते हैं, वाद विवाद का मतलब विरोध नहीं है, विशिष्टः वादः विवादः होता है। जो तत्व हम प्रकाशित करते हैं, जो हम उसको समीक्षा की दृष्टि से देखते हैं और जो समस्त रेफरेंसेस के साथ जिस बात को प्रस्तुत करते हैं, वो विवाद होता है। तो इस वाद विवाद से जो नवनीत निकलेगा वो एक राष्ट्र के लिए एक पथ प्रदर्शक सिद्ध होगा। तो आदरणीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वाक्य राम का उदाहरण देते हुए कहा था कि न भीतः मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः। मैं मरने से नहीं भयभीत हूँ, मृत्यु से मुझे भय नहीं है। केवल यदि मैं भयभीत हूँ तो कहीं हमारा यश अपयश में न बदल जाए, यश दूषित न हो जाए। हम ऐसे भारत में हैं जिसके नेतृत्वकर्ता इस तरह के उद्बोधन देते हैं। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि रात कितनी ढल गई सितारों से पूछिए, लहरें कितनी सिमट गई किनारों से पूछिए, दुल्हन की बात बाराती क्या जाने, वो कितनी शिशकती थी कहारों से पूछिए। ये जितने बैठे हैं ये सब कहार हैं। अगर कहीं करुण क्रंदन है, कहीं कष्ट है, दुख है, उस सबको झेलने का कंधा आपके पास है, हमारे पास है। हम सब इस राष्ट्र के गौरव हैं, भविष्य हैं। जो आप मंथन करेंगे, जो आपसे नवनीत निकलेगा, वो एक परंपरा आपके यहाँ से मंथन से निकलेगी। वो परंपरा में अवगाहन करके सभी युवा, देश के सभी युवा आपसे प्रभावित होंगे, राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाएंगे और यशस्वी राजनीति बनाएंगे। आज हम सब जानते हैं कि देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि यह अमृत महोत्सव संपन्न नहीं हुआ है, यह अमृत काल का प्रारंभ हुआ है। अमृत काल अर्थात 75 वर्ष हमने पूर्ण किए हैं। जब हम शताब्दी पूर्ण करेंगे 25 वर्ष के बाद, तब भारत किस स्थिति में होगा, इस 25 वर्ष के कालखंड को प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा है कि यह अमृत काल है। तो मैं कहूंगा यह 75 वर्ष पूर्ण नहीं हुए, यह अमृत काल का श्री गणेश हुआ है, अमृत काल का अरुणोदय। इसका महत्व भी क्यों है कि जब हम महाविद्यालयों में आते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जब यह अमृत काल संपूर्ण होगा तो हम लोग तो बुजुर्ग हो रहे होंगे, यही पीढ़ी तो वो है जो उस समय देश में महत्वपूर्ण स्थिति में होगी। तो अमृत काल में यदि आगे बढ़ना है तो इस प्रकार के आयोजन जो युवा संसद से संबंधित हों, उनकी बहुत महत्ता और आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमृत से पहले विष निकलता है। तो हम अमृत तत्व की अनुभूति तब कर पाएंगे जब हमारे दिमागों में, हमारे मस्तिष्क में जो जो विष भरे हुए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो गुलामी के काल के प्रभाव आज भी हैं, गुलामी के काल के बाद के प्रभाव आज भी हैं, मानसिक और बौद्धिक दास्ता अथवा कुप्रभाव हमारे ऊपर हैं। जब इन सबको हम हटा पाएंगे तब हम वास्तविकता में अनुभूति कर पाएंगे कि अमृत क्या है। उदाहरण के लिए अभी देखिए, भाषा से भी बहुत अंतर पड़ता। आज हम कहते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। आज संयोग ये हो गया है कि हिंदी, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के विषय में युवा पीढ़ी में उत्तरोत्तर ज्ञान कम होता जा रहा है। तो क्या होता है कि आप बेसिक फंडामेंटल से डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं, मूलभूत आधार से आप पृथक होते चले जाते हैं।
तो किसी भी विचार की उत्पत्ति व्युत्पत्ति कहाँ है अक्सर हमें समझ में नहीं आता। जैसे देखिए वाद विवाद प्रतियोगिता हम कहते हैं, तो वाद किसे कहते हैं, यानी एक विषय रखा जाए, उसकी एंटी क्या होगा, प्रतिवाद। और जब दोनों के मध्य कोई सामंजस्य नहीं होगा, दोनों अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में रहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, विवाद। और जब दोनों एक डायरेक्शन में आकर सहमत हो जाते हैं तो उसे कहते हैं संवाद। तो वाद, प्रतिवाद, विवाद और संवाद अगर कोई सामान्य रूप से सहज हिंदी, संस्कृत या अन्य कोई भारतीय भाषा समझता होगा तो उसे इस सारे शब्दों के बीच का इंटरकनेक्ट क्या है यह समझ में आ जाएगा। आज जब हम, और यह भी समझिए, यह वाद प्रतिवाद की शुरुआत कब हुई। हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जहां अनादिकाल से किसी भी विषय के ऊपर खुले तौर के ऊपर डिस्कशन यानी वाद प्रतिवाद करने की छूट थी। और हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां पर धार्मिक विषय पर भी वाद विवाद करने की छूट थी। वैदिक काल में वेदों के एक ही श्लोक को लेकर, एक ही मंत्र को लेकर भिन्न भिन्न विद्वान अपना अपना विचार रखते थे, जिसे हम शास्त्रार्थ कहते थे। यानी शास्त्र है, उसका अर्थ क्या है, इस पे आप अपना इंटरप्रिटेशन दीजिए, दूसरा अपना इंटरप्रिटेशन देगा, दोनों में डिस्कशन होगा और फिर जो निष्कर्ष होगा वह प्राप्त किया जाएगा। इस मामले में इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारत को समझने के लिए जरूरत है, अन्यथा दुनिया के अन्य जितनी भी सभ्यताएं, संस्कृति, धर्म, मजहब, रिलीजन है, वहां धार्मिक मामले पे डिस्कशन की कोई परमिशन नहीं। धार्मिक मामले पे ओनली सबमिशन, जो कह दिया गया वो मान लो, किंतु परंतु भी नहीं करना है। हमारे यहां कहा गया खूब किंतु परंतु करना है, अनेक प्रकार से करना है, जमकर बातचीत करनी है और उसके बाद अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना है। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो वाद विवाद करने का अधिकार सभी को था, समाज के सभी वर्ग को था। उदाहरण के लिए आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सबने सुना होगा ना, मैत्री कॉलेज और गार्गी कॉलेज। तो मैत्री और गार्गी कौन थी? ये वैदिक काल की वह विदुषी स्त्रियों के नाम है। ऐसे करीब 20-22 विदुषी स्त्रियां हैं वैदिक काल में, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, जिन्होंने बाकायदा धर्मशास्त्रों पर शास्त्रार्थ किया। गार्गी का याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ शास्त्रार्थ, मैत्रेयी का संध्या का ऋषि मेधातिथि के साथ शास्त्रार्थ। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, मैं चुनौती के साथ कहता हूं। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारे यहां स्त्री शिक्षा का विरोध होता है। मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, जिसने नहीं भी संस्कृत पढ़ी हो, जिसने नहीं भी हिस्ट्री पढ़ी हो, भारत की सभ्यता, संस्कृति, कहानियों, इतिहास का सबसे प्रचलित शास्त्रार्थ क्या है? आचार्य मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के मध्य का शास्त्रार्थ। और उसमें जज की भूमिका में कौन था? मंडन मिश्र की पत्नी। फिर मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा देश बताइए जहां स्त्री को अधिकार हो धर्म के ऊपर डिस्कशन करने का ही नहीं, डिस्कशन के बीच में जूरी बनने का अधिकार। यह हमारी देश की विशेषता थी। और हम आज ये कहते हैं, अब एकदम आधुनिक काल पे आ जाते हैं। आप कहेंगे तो प्राचीन काल की बात हुई, अब बिल्कुल मॉडर्न टाइम में आइए तो यूथ पार्लियामेंट की जरूरत क्या है हमें समझ में आता है। इफ यू लुक एट द इंटायर वर्ल्ड ऑफ टुडे, ईस्टर्न यूरोप से आप पूरे पूर्वी क्षेत्र तक चले जाइए, जापान तक, पूरा मैप देख लीजिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब का। वी आर द ओनली सस्टेनेबल एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्लोब। बाकी अन्य जितने देश हैं सिर्फ एक हम हैं, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया इज प्रैक्टिकली एन एक्सटेंशन ऑफ यूरोप। जापान में भी कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बाकी जितने भी देश हैं पूर्वी गोलार्ध में या तो कम्युनिस्ट रिजीम है, डिक्टेटर रिजीम है, राजशाही है, या अनस्टेबल डेमोक्रेसीज हैं लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश। कभी डेमोक्रेसी रहती है, कभी मिलिट्री रूल आ जाता है। तो अगर आप देखें तो दुनिया के पूर्वी हिस्से में आज हम इकलौते एब्सोल्यूट, कंसिस्टेंट एंड प्योर डेमोक्रेसी, हमारे यहां कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं। तो आप ये समझिए, प्राचीन काल ये था डेमोक्रेसी का और आज हम ये हैं। और आप सब में से जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो कहा जाता है कि साहब डेमोक्रेसी की सबसे पहली शुरुआत क्या, वो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैग्ना कार्टा आया था 1215 में। अब हम लोगों को ऐसा इतिहास पढ़ाया जाता है, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं विश्व की वो बेल है, उससे ठीक 100 साल पहले 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में
भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम, जिसमें कई सौ लोग आकर बैठते थे और वह अपना निर्णय आम सहमति से विचार विमर्श करने के उपरांत लेते थे। अनुभव मंडपम मैग्ना कार्टा से कहीं पहले का लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है। वैदिक काल में सभा, समिति, विदत और गण होता था। हर गांव में एक पंचायत होती थी। अन्य सभ्यताओं में एक गांव का चीफ होता था, वो डिसाइड कर देता था, जो राजा डिसाइड कर देता था वही फाइनल होता था। पर हमारे यहां पंचायत होती थी। वनवासी हूं, दीन दुखी मानव के मन में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं, शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और अंत में एक लाइन ये भी ध्यान रखिएगा, पर प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया। इसलिए एक पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं। इट इज सेड दैट इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन ऑन अर्थ. It is truth, but this is not full truth, this is half truth. We are the youngest nation and the oldest civilization. We are having a promising future ahead with a golden past which is having such type of values, knowledge and motivation which is unparalleled in the entire world. इसलिए यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं। युवाओं को ध्यान रखना चाहिए कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान। धन्यवाद।